टारगेट है वो ये है कि मैं इस चैनल को फिलॉसफी के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स बना सकूं। और इसी एफर्ट में जो आज का वीडियो मैंने बनाया है वो है चारवाक के ऊपर। चारवाक इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है और मैंने फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग चारवाक की जो फिलॉसफी है उसको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड किया है। और सारे सेक्शंस के बाद जो वीडियो के अंत में मैंने कुछ क्वेश्चंस को कंपाइल किए हैं जो कि चारवाक की फिलॉसफी को पूरी तरीके से कवर करते हैं और उसके बाहर मुझको लगता नहीं कि कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ चारवाक्स फिलॉसफी। इससे पहले कि मैं आपको ज्ञान नंबर 1 दूं, एक छोटी सी टिप। अभी आप सिर्फ चारवाक डिस्कस कर रहे हो तो आपको याद रहेगा कि ये मटेरियलिज्म को फॉलो करता था, ये मटेरियलिज्म को मैं बिलीव करता था और इनफैक्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मटेरियलिज्म में चारवाक सिस्टम बिलीव करता था। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो हम चारवाक को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? CARVAKA, चारवाक सिस्टम। पहले जो 3 लेटर हैं इसको आप अपने मन में याद रख सकते हो। कॉन्क्रीट आर रियल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज कॉन्क्रीट होती है, कॉन्क्रीट का मतलब यहां क्या है, जिन भी पदार्थों को या चीजों को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जो टेंजिबल चीजें हैं वही रियल है। उसके अलावा सारा इल्यूजन है या उसके अलावा कुछ भी रियल नहीं है। चारवाक सिस्टम की जो कोर फिलॉसफी है वो मटेरियलिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। इस सिस्टम ने जितने भी मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स हैं, जितने भी कोर मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स हैं, टिपिकल मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि गॉड, रिलीजन, आफ्टर लाइफ, सोल, इन सारे कंसेप्ट्स को आउटराइटली रिजेक्ट किया है। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूं तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका क्या मतलब है कि इस वर्ल्ड में जो भी आपको दिख रहा है वही बस रियल है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। और इसीलिए चारवाका सिस्टम का जो दूसरा नाम है वो है लोकायता। लोकायता का क्या मतलब होता है? दिस वर्ल्ड। अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं तो जो चारवाका की जो टीचिंग्स थी या जो उसकी फिलॉसफीज थी वो 12th सेंचुरी BC तक पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। और हमें जो अंडरस्टैंडिंग है चारवाका की और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है चारवाका की वो डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है, डिफरेंट राइटिंग्स, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स से हमें मिलता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि चारवाका का मेंशन जो है वो महाभारत और रामायण टाइप के ग्रंथों में भी है, तो आप सोच सकते हैं कि ये फिलोसफिकल स्कूल कितना पुराना है। हालांकि एक स्कॉलर या फिलोसफर थे अजीता केशाकांबली, जो कि 6th सेंचुरी के एक फिलोसफर थे और मटेरियलिज्म के बारे में बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। उन्होंने चारवाका फिलॉसफी को एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया। इनके वर्क का मैं एक थोड़ा सा पोर्शन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। इसको आराम से आप पढ़िए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारवाका फिलॉसफी को पूरी तरीके से समराइज करता है। हाई लेवल पर जो चारवाका की फिलॉसफी है उसको 3 कैटेगरीज में या 3 सेक्शन में बांटा जा सकता है। एपिस्टोमोलॉजी या थ्योरी ऑफ नॉलेज, मेटाफिजिक्स और एथिक्स। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ चारवाकास एपिस्टोमोलॉजी और थ्योरी ऑफ नॉलेज, और हिंदी में आप उसको ज्ञान मीमांसा भी बोल सकते हैं। चारवाका सिस्टम के अनुसार जो परसेप्शन है या प्रत्यक्ष है वही ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है और जो पदार्थ है, मैटर है, वो ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। उसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं, मेटाफिजिकल एंटिटीज, सोल, आफ्टर लाइफ, गॉड, रिलीजन, ये सारी चीजों को चारवाक सिस्टम ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है। इनके एग्जिस्टेंस को आउटराइटली रिजेक्ट किया है। अगर आप देखोगे तो जो चारवाक सिस्टम है या जो इंडियन फिलोसफिकल स्कूल का ये सिस्टम है, ये वेस्टर्न फिलोसफी में एम्पिरिसिज्म से काफी मैच करता है, राइट। दोनों की जो थ्योरीज हैं या जो दोनों की फिलॉसफीज हैं वो सेम है। और
एम्पिरिसिज्म की तरह ही चार्वाक सिस्टम ने भी बाकी जितने भी सोर्सेस ऑफ नॉलेज होते हैं, चाहे इन्फेरेंस या अनुमान, शब्द या वर्ड्स, रीजन या बुद्धि, हेतु, इन सारों को रिजेक्ट किया है। लेकिन चार्वाक सिस्टम का जो मेन टारगेट था वो था अनुमान या इन्फेरेंस, और ये जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्वाक सिस्टम आर्ग्यू करता है कि जब आप इन्फेरेंस या अनुमान का यूज करके हेतु से साध्य को निकालते हो, हेतु क्या है, रीजन या कॉज, और साध्य हो गया कंक्लूजन या रिजल्ट। तो जब आप हेतु का यूज करके साध्य को निकालते हो तो ये एक तुक्का है, मेयर गेस है, इसको आप ट्रू नॉलेज नहीं बोल सकते। तो जब भी आप स्मोक को देखकर फायर को इन्फर करते हो तो यहां पर जो स्मोक है वो हेतु हो गया या रीजन हो गया, क्योंकि इस रीजन की वजह से ही आप इन्फर कर रहे हो, और फायर जो हो गया वो साध्य हो गया या कंक्लूजन हो गया। तो ये जो कंक्लूजन है या आप इस पर्टिकुलर हेतु से ये साध्य निकाल रहे हो, ये एक तुक्का है या गेस है, क्योंकि जब भी आप इन्फर करते हो तो आप व्याप्ति का यूज करते हो। व्याप्ति क्या होता है, जनरलाइजेशन। तो आप जनरलाइज कर रहे हो, चूंकि ये पहले भी हुआ था ये आगे भी होगा। तो ये जो लॉजिक है ये इनहेरेंटली फ्लॉड है, क्योंकि आप यूनिवर्स को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने का एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि यूनिवर्स या ये जो नेचर है इन ए पर्टिकुलर मैनर में ही बिहेव करेगा और कोई भी सरप्राइजेस नहीं होंगे, राइट। और इसीलिए इसी बेस पर आप एक व्याप्ति बनाते हो और उस व्याप्ति से ही इन्फ्रेंस का नॉलेज हमें मिलता है। अभी जो प्रॉब्लम है वो व्याप्ति में, जनरलाइजेशन में है, क्योंकि इन्फ्रेंस जो होता है वो व्याप्ति का यूज करके नॉलेज देता है या कंक्लूजन देता है। व्याप्ति के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ केसेस को देखकर हम एक जनरलाइजेशन करते हैं और एक पर्टिकुलर थ्योरी बनाते हैं कि इस कॉज के लिए यही इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको जनरलाइजेशन करना ही है तो आपको अभी जो भी स्मोक के केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, आपको उन सारे केसेस को वैलिडेट करना पड़ेगा कि सारों का कॉज जो था वो फायर था कि नहीं है, और उसके अलावा ना कि प्रेजेंट में आपको देखना पड़ेगा कि पास्ट में भी जब भी स्मोक था वहां फायर था कि नहीं था, और आपको यह भी वैलिडेट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में जब भी स्मोक होगा वहां फायर होना चाहिए। और ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इवन इन प्रेजेंट जितने भी केसेस हैं जहां भी आपको स्मोक है वहां फायर होना चाहिए, ये वैलिडेट करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और इसीलिए जो व्याप्ति है वो इनहेरेंटली फ्लॉड है। इसलिए मैंने बोला था कि जो व्याप्ति है उसमें बुनियादी प्रॉब्लम है। ये इम्पॉसिबल है कि आप सारे केसेस को वैलिडेट कर सको, और ना कि प्रेजेंट के बल्कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारे केसेस वैलिडेट होने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट अ व्याप्ति या इन ऑर्डर टू मेक सम जनरलाइजेशन। इस बात पर जो इन्फ्रेंस के प्रोपोनेंट्स हैं या उसके जो एडवोकेट हैं जो इन्फ्रेंस को एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ ये बात सही है कि आप इंडिविजुअल केसेस या इंडिविजुअल जो सिनारियोज हैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक यूनिवर्सल क्लास बनाकर उनके बीच में व्याप्ति को एस्टेब्लिश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो स्मोक होता है उसका यूनिवर्सल क्लास क्या होगा, स्मोकीनेस। जो आपका फायर होता है वो होता है फायरनेस। तो अगर आप फायरनेस और स्मोकीनेस के बीच में रिलेशन बना दो, जो एक व्याप्ति एस्टेब्लिश कर दो, तो इंडिविजुअल केसेस भी उसी व्याप्ति के अंतर्गत आ सकते हैं और इस व्याप्ति का यूज करके हम इन्फ्रेंस को एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सल क्लास का यूज करके जो परसेप्शन हम करते हैं इसको हम बोलते हैं सामान्य लक्षणा अलौकिका प्रत्यक्ष प्रमाणा। ठीक है, जहां पास हम सामान्य लक्षण या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर व्याप्ति को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। चार्वाका ने बोला कि ये जो सामान्य लक्षणा है, ये जो थ्योरी आप दे रहे हो कि यूनिवर्सल क्लास के बेस पर हम व्याप्ति एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये फ्लॉड है फिर से, क्योंकि यहां पर भी आप इन्फ्रेंस का ही यूज कर रहे हो। कैसे? जब आप बोलते हो कि दो इंस्टेंसेस ऑफ सम इवेंट, उसमें सामान्य लक्षण आपको खोजना है, तो आप पास्ट में जाकर सामान्य लक्षण खोज रहे हो और यूनिवर्सल क्लास बना रहे हो, राइट। स्मोकीनेस की
लक्षण आप कैसे खोज रहे हो? बिकॉज आपने पास्ट में जितने भी इंस्टेंसेस हुए स्मोक के, उससे आपने स्मोकीनेस बनाया। इसकी क्या गारंटी है कि ये जो लक्षण है ये फ्यूचर में भी रहेंगे? तो आप इन ए वे इन्फ्रेंस का यूज करके कॉमन लक्षण या सामान्य लक्षण स्टेब्लिश कर रहे हो और उसका यूज करके आप इन्फ्रेंस को एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज प्रूव कर रहे हो। तो ये पूरा जो क्रिटिसिज्म है या जो आपका पॉइंट है, आर्ग्यूमेंट है, ये पूरा फ्लॉड है, ऐसा चारवाक सिस्टम बोलता है। जो कंक्लूजन है वो क्या है कि जब तक हेतु और साध्य का रिलेशन, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन कंडीशनल है, आप व्याप्ति को स्टेब्लिश नहीं कर सकते, आप व्याप्ति तक नहीं पहुंच सकते। और बिना व्याप्ति के जो इन्फेरेंस का जो नॉलेज है या इन्फेरेंस से जो नॉलेज है वो हमेशा अनसर्टेन रहेगा और इसीलिए इन्फेरेंस को हम एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं देख सकते। एक और आर्ग्यूमेंट है, अगर जो उसके प्रोपोनेंट्स थे इन्फ्रेंस से बोला कि अगर किसी तरह कोई एक पर्टिकुलर इवेंट के जो सारे इंस्टेंसेस हैं उसको वैलिडेट कर पाए, ना केवल प्रेजेंट के बट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे इंस्टेंसेस को वैलिडेट कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये वैलिडेट कर पाए कि जब भी स्मोक है तो उसका जो रीजन है हमेशा फायर है, और ये अगर वो वैलिडेट कर पाए ना केवल प्रेजेंट में बट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में सारे इंस्टेंसेस ऑफ स्मोक को, तो क्या हम व्याप्ति स्टेब्लिश कर सकते हैं? चारवाक ने बोला व्याप्ति फिर रहेगी ही नहीं, इन्फ्रेंस फिर रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने सारे केसेस को वैलिडेट कर दिया, अभी चारवाक यहां यू टर्न ले रहे हैं, अगर आपने सारे केसेस को वैलिडेट कर दिया तो फिर तो वो एक फैक्चुअल नॉलेज बन गया, राइट? फिर वहां इन्फर या अनुमान लगाने का कोई चांस ही नहीं रहा, कोई गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि आप फिर फैक्चुअल नॉलेज को स्टेट कर रहे हो। तो इस बेस पे चारवाक बोलते हैं या तो जो इन्फ्रेंस से नॉलेज है वो अनसर्टेन है, अनरिलायबल है, या तो फिर यूजलेस है, अननेसेसरी है। इन्फ्रेंस जो है अननेसेसरी है क्योंकि उसकी या तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है। और इस बेस पे या इस बुनियाद पर इन सारे पॉइंट्स का यूज करके चारवाक ने इन्फ्रेंस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। आई होप ये क्लियर है आपको। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे चारवाक ने वर्बल टेस्टिमनी या शब्द को एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज रिजेक्ट किया है या उसको कैसे क्रिटिसाइज किया है। बाकी सारे प्रमाणों की तरह चारवाक ने शब्द प्रमाण या वर्बल टेस्टिमनी को भी रिजेक्ट किया है। और वर्बल टेस्टिमनी के अंदर में क्या क्या आ सकता है? आपके स्क्रिप्चर्स आते हैं, आपका एक्सपर्ट ओपिनियंस आता है, आपका रिटन और स्पोकन अथॉरिटी आता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रीजन दिए हैं अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। हम यहां उनमें से 3 मेजर रीजन के बारे में बात करेंगे जिसका यूज करके चारवाक ने वर्बल टेस्टिमनी या शब्द प्रमाण को रिजेक्ट किया एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। पहला है ह्यूमन एरर। जब भी आप वर्बल टेस्टिमनी की बात करते हो या शब्द प्रमाणा की बात करते हो तो ये तो कहीं ना कहीं सच है कि ये सारे ह्यूमन से आ रहे हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वो ह्यूमन के द्वारा लिखे गए हैं। जो आप वेदास की अथॉरिटी की बात करते हो, वेदास ने जो लिखे हैं वो भी ह्यूमंस ने ही लिखे हैं। और ह्यूमन की एक बेसिक टेंडेंसी होती है कि वो चीज़ों को बेंड करते हैं, वो चीज़ों को एग्जरेट करते हैं। वो हो सकता है कि जिसने लिखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, वो मिस इन्फॉर्म्ड हो। हम ये कैसे वैलिडेट करेंगे? तो आप सिंपली ये एज्यूम नहीं कर सकते हो कि अगर कुछ लिखा हुआ है या अगर वेदास में कुछ लिखा है तो हमेशा सही है, क्योंकि ह्यूमन एरर हमेशा पॉसिबल है। दूसरी बात जो चारवाक ने बोली वो ये बोली कि जो शब्द प्रमाण है या हमारा जो ट्रस्ट शब्द प्रमाण में है या उसको एज ए वैलिड सोर्स लेने में है, उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्रेंस का भी रोल है। और इन्फ्रेंस को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। कैसे? तो जब आप बोलते हो कि व्हेनेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, राइट? उसी वे में आप बोलते हो कि इफ समथिंग इज रिटन इन वेदास दैट मस्ट बी करेक्ट, और इफ समथिंग इज स्पोकन बाय दैट पर्सन सो एंड सो पर्सन दैट मस्ट बी करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आप इन्फर कर रहे हो कि हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीजों में उनका जो पॉइंट था या टेक था सही था, तो आप एज्यूम कर रहे हो कि वो हमेशा सही होगा। तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्रेंस या अनुमान का
यूज कर रहे हो वर्बल टेस्टिमनी को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज डिक्लेयर करने में या कंसीडर करने में। तीसरा जो पॉइंट है वो है रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी। आप अथॉरिटी पे बिलीव कैसे करोगे? आपको कैसे मालूम कि जो अथॉरिटी था उनके इंटेंशंस प्योर थे? तो जब मैं अथॉरिटी बोलता हूं तो से वेदास, अथॉरिटी ऑफ वेदास, हम वेदास को एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह लेते हैं कि उसमें जो लिखा है वो हमेशा सही है, रूल बुक की तरह लेते हैं कि वहां जो भी लिखा है सही है। लेकिन जो पूरा हिंदुज्म है वो कहीं ना कहीं वेदास से रन हो रहा है, राइट? आप जो वेदास में रिचुअल्स लिखे हैं हम उसको फॉलो करते हैं। वेदास इन द सेंस, मैं पर्टिकुलर वेदास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करता हूं और मैं सारे धर्मों के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करता हूं। क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने उसको लिखा है, क्या गारंटी कि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था? क्या गारंटी कि उन्होंने अपने फायदे के लिए उसको नहीं लिखा? क्योंकि अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो हम हिंदुज्म में देखते हैं, आई एम बीइंग हिंदू, मैं नोटिस भी करता हूं कि वो ब्राह्मणों के आजू बाजू है, कि हर चीज में, चाहे वो जन्म हो चाहे मृत्यु, उसमें ब्राह्मणों का कोई ना कोई रोल होता है। तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए वो सारी चीजें लिखी हैं, हो सकता है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसका कोई गारंटी है या प्रूफ है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप उसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं दे सकते या ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह यूज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा एक और पॉइंट जो चारवाक मेंशन करते हैं कि वेदास में, स्पेशली वो वेदास को टारगेट कर रहे थे कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो वेदास में लिखा कि लिविंग बीइंग को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर प्योर सोल है, अगर इस लाइफ को आपको एक सिनलेस लाइफ बितानी है जिसमें आपने कोई पाप नहीं किया है, तो आपको लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी लिखा है, उन्होंने जो एनिमल सेक्रीफाइस है टू गॉड गॉडेस, उसको भी प्रमोट किया है। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो पॉइंट ये है कि इन सारी वजह से जो शब्द होता है या वर्बल टेस्टिमनी होती है, उसे हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मान सकते। परसेप्शन के जो क्रिटिक्स हैं, जरूरी नहीं कि ये जो क्रिटिक्स हैं वो चारवाक सिस्टम के हो, पर इन जनरल जो परसेप्शन के क्रिटिक्स हैं वो परसेप्शन को ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं। और उन्होंने बोला कि, आर्ग्यू किया कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां परसेप्शन से जो नॉलेज आया है वो गलत है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक स्टिक को पानी में डालते हो तो स्टिक आपको बेंड दिखती है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और जो भी रीजन है, लेकिन आपको स्टिक बेंड दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टिक बेंड है, राइट? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस जो परसेप्शन का नॉलेज है वो गलत हो गया है, ठीक है? और अगर कोई भी कंडीशनल है, जैसे चारवाक ने बोला था कि इन्फ्रेंस पे हम इसलिए बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि हेतु और साध्य के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कंडीशनल है, तो यहां भी एक्सटर्नल कंडीशन से परसेप्शन का नॉलेज चेंज हो सकता है। या फिर जब आप अर्थ की सरफेस को देखते हो तो आपको फ्लैट दिखती है, पर एक्चुअली में जो अर्थ है वो राउंड है। तो आप परसेप्शन को ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मान सकते या उसे ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं या वो भी कंडीशनल है। जो चारवाक के क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने चारवाक सिस्टम को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो चारवाक सिस्टम है वो भी इन्फ्रेंस का यूज करके परसेप्शन को ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? क्योंकि अगर आपको लगता है कि पास्ट में परसेप्शन से आपको ट्रू नॉलेज हुआ है और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में भी परसेप्शन से या प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको ट्रू नॉलेज होगा, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्रेंस का ही यूज कर रहे हो। और इस तरह जो चारवाक सिस्टम है उसके कई स्कॉलर्स या क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया। एक और पॉइंट जो मैं यहां ऐड करना चाहता हूं, जो चारवाक सिस्टम के फॉलोअर्स थे वो कहीं ना कहीं इन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज तो जरूर करते थे, पर अपने क्रिटिसिज्म को लेकर या अपने बिलीफ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं थे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में वो इन्फ्रेंस का ही यूज करके नॉलेज लेते थे। फॉर एग्जांपल, वो इस बिलीफ के साथ नहीं जी सकते थे कि कल जो सन है वो ईस्ट से दोबारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पॉइंट यह है कि डे टू डे लाइफ को कैरी आउट करने के लिए या जीने के लिए आपको इन्फ्रेंस की जरूरत पड़ती ही है। और चारवाक सिस्टम के जो फॉलोअर्स थे
वो भी इन्फरेंस का यूज करते थे और इसीलिए बोला गया है कि वो खुद भी जो कि वो बहुत कोर क्रिटिक्स थे इन्फ्लुएंस के, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने क्रिटिसिज्म को लेकर कंसिस्टेंट नहीं थे। अगर मैं चारवाक सिस्टम के मेटाफिजिक्स की बात करूं तो उनका जो मेटाफिजिक्स है वो मटेरियलिज्म के ही इर्द गिर्द घूमता है। और कोई भी सिस्टम या स्कूल जो मटेरियलिज्म पे बिलीव करता है, जो सिर्फ सेंस परसेप्शन पे बिलीव करता है, वो मेटाफिजिक्स में ज्यादा डीप नहीं जा सकता। और वही हुआ चारवाक के साथ। चारवाक सिस्टम कोई भी सुपर नेचुरल एंटिटी पे भरोसा नहीं करता या बिलीव नहीं करता, उनके एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करता है, चाहे वो गॉड हो, रिलीजन हो, सोल हो, आफ्टर लाइफ हो, हेवन हेल, इन सारी चीजों पर या इन सारी थ्योरीज पर चारवाक सिस्टम बिलीव नहीं करता है। चारवाका सिस्टम के अनुसार ये जो पूरा क्रिएशन, ये पूरा वर्ल्ड है, ये 4 तत्वों से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, एयर और फायर। इनफैक्ट ये आकाश या ईथर को भी एक फंडामेंटल एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं और उसका रीजन कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म है, क्योंकि आप ईथर को अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने ईथर को एज ए फंडामेंटल एलिमेंट रिजेक्ट किया है। कई सारी फिलॉसफी, मीमांसा वगैरह ने ईथर को भी एक फंडामेंटल एलिमेंट माना है। ये जो क्रिएशन है, ये वर्ल्ड का जो यूनिवर्स का क्रिएशन है, ये इन 4 तत्वों के आपस में करीब या मिलने से होता है और इनके मिलने का कोई गॉडली पर्पस नहीं है। इस लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। आपकी लाइफ इन 4 तत्वों के मिलने से स्टार्ट होती है और जब लाइफ खत्म होती है तो ये आप इन 4 तत्वों में वापस विलीन हो जाते हो और इसके बीच में जो टाइम है उसमें कोई भी गिवन पर्पस नहीं है। जैसा कि हमने टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को डिस्कस किया था कि वहां पर गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो बाई डिजाइन प्रूव किया गया था, क्योंकि ये वर्ल्ड एक कॉम्प्लेक्स मशीन है तो कोई ना कोई इस मशीन का डिजाइनर है और अगर ये कॉम्प्लेक्स मशीन है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस वर्ल्ड का पर्पस जरूर होगा। अदरवाइज गॉड वुड हैव नॉट क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स मशीन लाइक दिस यूनिवर्स। लेकिन चारवाका सिस्टम बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वर्ल्ड का कोई पर्पस नहीं है, कोई गॉड गिवन पर्पस नहीं है और आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका अगर पर्पस है भी तो इंजॉयमेंट है। आपको अपने सेंसेस का यूज करके इस वर्ल्ड को इंजॉय करना है। कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी हेडोनिज्म की तरफ जा रही है, जहां बस आपको ये बोला जाता है कि लाइफ का कोई अल्टीमेट एम नहीं है और आपको आज का दिन को फुलेस्ट इंजॉय करना है। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, चारवाक सिस्टम के साइड से बोलूं, तो ये जो वर्ल्ड है ये कोई इंटेलिजेंट क्रिएशन नहीं है। इसमें कोई इसके क्रिएशन में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ये वर्ल्ड जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से क्रिएट हुआ है, जब ये 4 एलिमेंट्स मूव करके एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और उससे ही ये सारा क्रिएशन हुआ है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि इन चारों एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की जरूरत क्यों पड़ी, या क्या फोर्स था जो इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया। चारवाक सिस्टम बोलते हैं ये इनका इनहेरेंट नेचर था, ये इनका बुनियादी नेचर था और इसी को हम बोलते हैं स्वभाववाद या नेचुरलिज्म, कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनका स्वभाव था कि ये मूवमेंट करेंगे और उस स्वभाव की वजह से ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और उसी से ये पूरा क्रिएशन हुआ। चारवाक सिस्टम थ्योरी ऑफ कॉजेशन या कॉज एंड इफेक्ट इसको भी नहीं मानता था। वो नहीं मानता था कि हर एक इफेक्ट का एक कॉज होता है और उन्होंने बोला कि जैसे स्वभाववाद हमने अभी डिस्कस किया, स्वभाव का कोई कॉज नहीं होता है। आप उसका कॉज खोजने नहीं निकल सकते कि अगर हम बोले कि एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में स्वभाव की वजह से आते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि वो स्वभाव गॉड ने उनको दिया है। चारवाक सिस्टम्स को रिजेक्ट करते हैं कि आपको वहीं रुकना पड़ेगा, स्वभाव से बियॉन्ड कुछ नहीं, आप स्वभाव का कॉज नहीं खोज सकते। एक और यहां पर मैं एक चारवाका का वर्ड को कॉइन करना चाहता हूं, भूटा चतुसत्य। ये सेम थ्योरी है कि ये जो 4 एलिमेंट्स हमने जिनके बारे में बात किया, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, जब इनकी इनहेरेंट नेचर की वजह से ये जो क्रिएशन हुआ है ये फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं और इनको हम भूटा चतुसत्य भी बोलते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो
जो इस यूनिवर्स का ओरिजिन या फिर आप इस यूनिवर्स में जो डाइवर्सिटी देखते हो वो भूटा चतुसत्य या 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स के स्वभाव की वजह से हुआ है, स्वभाववाद की वजह से हुआ है। और इसमें गॉड का कोई रोल नहीं है या इसमें कोई भी अल्टीमेट क्रिएटर नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है आत्मा, वो भी मेटाफिजिक्स का ही पार्ट है, पर मैंने उसको एक डिफरेंट सेक्शन में रखा है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ओके, चारवाक सिस्टम का जो सोल को लेके कंसेप्ट है, थ्योरी है, बहुत यूनिक है। उनके लिए सोल कोई इनविजिबल, अनचेंजेबल, इमॉर्टल एंटिटी नहीं है। उनके लिए जो सोल है वो एक लिविंग बॉडी है। जो सोल है वो प्रोडक्ट ऑफ मैटर ही है और उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। जब आप एक लिविंग बॉडी को देख रहे हो तो आप सोल को ही देख रहे हो। अभी क्वेश्चन ये आता है कि एक लिविंग बॉडी और एक डेड बॉडी में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपने लिविंग बॉडी को सोल से सिनोनिम किया है, राइट। सोल से उसको दूसरा नाम दिया है, काइंड ऑफ आपने सोल को लिविंग बॉडी से आइडेंटिफाई किया है। तो डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में डिफरेंस क्या है? डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में जो डिफरेंस है वो है कॉन्शियसनेस का या चेतना का। जो लिविंग बॉडी होती है उसमें चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, और डेड बॉडी में वो कॉन्शियसनेस नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्शियसनेस है वो एक लिविंग बॉडी को लिविंग बॉडी बनाती है, लेकिन सोल और कॉन्शियसनेस दो अलग अलग चीजें हैं। सोल अगेन जो लिविंग कॉन्शियस बॉडी है उसको ही हम सोल से आइडेंटिफाई करते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्शियसनेस कैसे बनी? फिर अगर हम कॉन्शियसनेस को एक एंटिटी की तरह देख रहे हैं तो कॉन्शियसनेस कैसे बनी? चारवाक बोलते हैं कि जब हम ये जो 4 एलिमेंट, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, उनको डिफरेंट रेशियो में मिलाते हैं उससे कॉन्शियसनेस बनती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई किसी में भी इंडिविजुअली कॉन्शियसनेस तो होती नहीं है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप उनको जब मिलाते हो तो कॉन्शियसनेस ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम नोवेयर आ जाती है? इसका भी उत्तर चारवाक ने दिया। उन्होंने बोला जैसे आप पान खाते हो तो पान में आप चूना लगाते हो, कत्था लगाते हो, सुपारी डालते हो, जब आप पत्ता है होता है, बीटल लीफ होती है, लेकिन जब उसको खाते हो तो लाल कलर निकलता है। लेकिन जब उसके इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स को देखो तो किसी में भी लाल कलर नहीं होता। तो लाल कलर कहां से आता है? बेसिकली जो लाल कलर है वो पान के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके मिलने से प्रोड्यूस होता है, मैनिफेस्ट होता है इन अ वे, ठीक है। उसी तरह सेम इज ट्रू फॉर दीज 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स। जब ये पर्टिकुलर रेशियो में मिलते हैं तो उससे बॉडी जो होती है वो कॉन्शियसनेस को एक्वायर करती है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्शियसनेस या सोल जो होती है उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों के बारे में एक चीज ट्रू है कि दोनों का बॉडी के अलावा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर हम चारवाक की फिलॉसफी की ओवरऑल बात करें, और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, कि जो सोल है या फिर कॉन्शियसनेस है उनका कोई इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं होता और बॉडी के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बियॉन्ड बॉडी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं देहात्मावाद, देह आत्मावाद या भूटा चैतन्यवादा, ठीक है। लेकिन विद इन चारवाक बहुत सारे सब ग्रुप्स थे और उनके जो बिलीव्स थे वो थोड़े से डिफरेंट थे सोल को लेके। तो पहला जो है ग्रुप उसको बोलते हैं हम देहात्मावादिन, ठीक है। देहात्मावादिन जो है उनका देह आत्मावादिन, बेसिकली उनका मानना यह है कि सोल और बॉडी दोनों सेम है। जो हमने डिस्कस किया कि जो कॉन्शियस बॉडी होती है, जो लिविंग बॉडी होती है, उसी को हम सोल बोलते हैं। उसका कोई सोल का कोई और एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दूसरा जो ग्रुप है वो है इंद्रिया आत्मावादिन, ठीक है। ये बोलता है इंद्रियात्मावादिन, ये बोलता है कि सोल जो है वो सेंसेस है। उन्होंने सेंसेस से सोल को आइडेंटिफाई किया है। लाइक आप देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, इसी को उन्होंने सोल से आइडेंटिफाई किया है। और उन्होंने बोला है कि जो कॉन्शियसनेस है, बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है वो सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से ही आता है। और जो सोल का बियॉन्ड दीज सेंसरी एक्सपीरियंस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। तो उन्होंने सोल को सेंसरी ऑर्गन्स से ही आइडेंटिफाई किया है। तीसरा जो है वो है प्राणावादिन। ये थोड़ा हमारी जो कंसेप्ट होता है सोल का उससे काफी रिलेटेबल है। वो बोलते हैं जो सोल है वो वाइटल फोर्स है, वो प्राणा है, ब्रेथ है,
ठीक है। जो प्राणावादिन से वो बोलते हैं कि जो वाइटल एनर्जी है वो जो बॉडी को कॉन्शियसनेस देती है, जो सोल है वो बॉडी को कॉन्शियसनेस देती है बेसिकली, और बिना सोल के बॉडी अलाइव या कॉन्शियस नहीं रहेगी। तो उन्होंने बेसिकली सोल को प्राणा से कंपेयर किया। प्राण हम बोलते हैं ना, हमारे प्राण हैं, ये है वो है, तो उन्होंने प्राण को सोल बोला है। और इस बॉडी में प्राण के आने के बाद ही बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियस में आती है, ठीक है, उसमें कॉन्शियसनेस आती है। और जो लास्ट है वो है आत्मा, जो लास्ट है वो है आत्म मनोवादिन। आत्म मनोवादिन क्या? आत्मा और मन, राइट। तो उन्होंने बोला है कि सोल और माइंड दोनों सेम चीज है। तो उन्होंने बेसिकली बोला कि सोल ही माइंड है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंटल फंक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग एंड ऑल एंड द सोल, ठीक है। तो जो कॉन्शियसनेस या थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं वो सोल के साथ आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये है चारवाक फिलॉसफी में सोल या आत्मा का कंसेप्ट। और जैसा कि बाकी सारी कंसेप्ट या थ्योरीज की तरह या फिलॉसफीज की तरह, जो उनका आत्मा का कंसेप्ट या थ्योरी या फिलॉसफी है वो भी क्रिटिसाइज हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द थ्योरी ऑफ आत्मा वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय अदर फिलोसफर्स। जो पहला क्रिटिसिज्म है वो है कॉन्शियसनेस की। जो आर्गुमेंट है जो चारवाक ने दिया कि कॉन्शियसनेस जो है वो बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर ऐसा है तो जब हम डीप स्लीप में होते हैं और हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, उस समय कॉन्शियसनेस कहां रहती है और वो बॉडी में दोबारा कैसे आती है? इस पर्टिकुलर पॉइंट को चारवाक ने एक्सप्लेन नहीं किया। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर कॉन्शियसनेस बॉडी का ही पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, लाइक ईयर्स, आईज, नोज, तो हम उसको फील क्यों नहीं कर सकते? अगर कॉन्शियसनेस प्रोडक्ट ऑफ मैटर है तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते? हम उसे फील क्यों नहीं कर सकते? हम उसे परसीव क्यों नहीं कर सकते अपनी सेंसेस से? तीसरा जो क्रिटिसिज्म है या क्रिटिक्स का जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें कई सारी पुरानी चीजें अच्छे से याद रहती हैं। उसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ अनचेंजिंग है, और क्रिटिक्स के अनुसार वो अनचेंजिंग सोल है। इस क्रिटिसिज्म का चारवाक ने कोई भी आंसर नहीं दिया है। तो इन सिंपल वर्ड्स जो क्रिटिक्स हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि सोल और कॉन्शियसनेस ये बियॉन्ड बॉडी है या मोर देन बॉडी है, और ये फिजिकल एंटिटीज नहीं है। इस बात का चारवाका के पास कोई आंसर नहीं था, ठीक है। तो ये है चारवाका का जो फिलॉसफी ऑन आत्मा और सोल। लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस चारवाका's एथिक्स। एथिक्स की मैं बात करूं तो मटेरियलिज्म जो होता है वो एथिक्स के साथ बहुत डीप नहीं जा सकता, और खासकर जो चारवाक फिलॉसफी को प्रमोट कर रहे हैं वहां एथिक्स का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन आफ्टर लाइफ, दे डोंट बिलीव इन रिलीजन, दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे डोंट बिलीव इन कंसेप्ट्स लाइक हेवन एंड हेल। तो अगर आपको ये सारी चीजों से परवाह नहीं है तो क्या आपको मोटिवेट करेगा एक एथिकल लाइफ जीने में? अगर आपको मोक्ष के बारे में नहीं सोचते, अगर आप सैल्वेशन के बारे में नहीं सोचते, निर्वाणा के बारे में नहीं सोचते, आपको लॉ ऑफ कर्मा जो बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं है, तो फिर आपको एक एथिकल लाइफ जीने के लिए क्या मोटिवेट करेगा? और चारवाक भी यही बोलते हैं। उन्होंने परसू ऑफ हैप्पीनेस को प्रमोट किया कि लाइफ का जो पर्पस है वो इंजॉयमेंट है। आपको प्रेजेंट में लाइफ को एंजॉय करना चाहिए बिना एक लॉन्ग टर्म गोल की एक बार अगर मैंने अभी कुछ किया तो हो सकता है कि इस लाइफ आफ्टर लाइफ में मेरे को हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा। ये सारी बातें बकवास हैं एज पर चारवाक। उनके हिसाब से कि जो जिंदगी है या जीवन है उसको इसी मोमेंट में जीना चाहिए। वो लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानते, वो ये नहीं मानते कि ये पर्टिकुलर एक्शन ये आपको रिजल्ट देगा या इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि जैसा कि हमने मेटाफिजिक्स में डिस्कस किया था कि वो लॉ ऑफ कॉजेशन को नहीं मानते कि ये कॉज के लिए ये इफेक्ट होगा, हमेशा यही इफेक्ट जनरेट करेगा। तो उसी हिसाब से जो भी आप कर्मा कर रहे हो, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, उसका कोई रिएक्शन नहीं है, उसका कोई कंसिक्वेंस नहीं है। और हो सकता है कि सेम एक्शन दो लोगों के लिए अलग अलग फ्रूट्स लाए।
किसी एक के लिए सेम एक्शन हैप्पीनेस लाए और किसी और के लिए वही एक्शन दुख लाए। चार्वाक रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस इन जनरल रिलीजन पे भरोसा नहीं करते हैं और जो रिलीजियस टेक्स्ट में एथिकल लाइफ की डेफिनेशन है वो बोलते हैं वो डेफिनेशन उनके लिए नहीं है। चार्वाक रिलीजियस ड्यूटीज या फिर जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में धर्म के बारे में लिखा है उन सब पर विश्वास नहीं करते या उन सबको फॉलो नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं ये ह्यूमन मेड हैं, ह्यूमन ने लिखे हैं और इनका पर्पस है कि आपको आपकी लाइफ में एंजॉय करने से रोकना। वो एब्स्टेन जो होता है कंसेप्ट उस पर भी भरोसा नहीं करते हैं, जैसे जैनिज्म या हमारे हिंदुज्म में भी होता है कि सेल्फ डिनायल, राइट, आप ये मत खाओ ये मत करो, इन सब पर भी वो भरोसा नहीं करते हैं या उन सबको ये फॉलो नहीं करते हैं। चार्वाक बोलते हैं कि इस लाइफ का जो पर्पस है एंजॉयमेंट है और आपको अपनी हर तरीके की हंगर, चाहे वो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स हो, आपकी फूड की डिजायर्स हो, आपको कुछ और डिजायर्स हो, सारी आपको फुलफिल करनी चाहिए बिना विदाउट वरिंग अबाउट कंसिक्वेंसेस, क्योंकि देयर इज नो आफ्टर लाइफ एंड आपका जो एक्शन है उसका कोई भी रिएक्शन या फिर कंसिक्वेंसेस नहीं होता है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत शैलो है, कुछ हद तक हाँ ये शैलो है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ इंजॉयमेंट के बारे में बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल इंजॉयमेंट के साथ साथ आपको अपनी सोसाइटी, अपने नेबरहुड और अपने जो भी आपके आजू बाजू लोग हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। चार्वाका बोलते हैं कि जो फन या इंजॉयमेंट है शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स अनहैप्पीनेस। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हैप्पीनेस की वजह से दूसरों का कोई नुकसान नहीं हो। तो इन शॉर्ट आपको ये जीवन जो मिला है उसे फुलेस्ट एंजॉय कीजिए। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस टेक्स्ट या रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं वो यूजलेस हैं, क्योंकि अगर वो बोलती हैं कि जो लाइफ का पर्पस है वो मोक्ष है तो वो गलत है। लाइफ का पर्पस है लिव इन द मोमेंट, और एज लॉन्ग एज आप इस मोमेंट में जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो ये हो गया चार्वाक का एथिक्स। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि बहुत हाई लेवल पर चार्वाक ने अपने एथिक्स की बात की है, बहुत ज्यादा डीप थॉट नहीं है यहां पर। और इसके साथ ही मैं चार्वाक की फिलॉसफी को कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट सेक्शन में मैंने कुछ क्वेश्चंस, पोटेंशियल क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, लिस्ट किए हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू कीजिए और आप उसका आंसर मेरे मेल आईडी rawphilosophy2019@gmail.com में भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर मेल का रिप्लाई करूं। इसके साथ ही एक चीज मैं और आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा एक कोर्स है यूडमी में ऑन वेस्टर्न फिलॉसफी, वो आपको मैं 110% श्योर हूं कि वो आपको बहुत पसंद आएगा और उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और वहां मैंने उसका लिंक दिया है, उस लिंक का यूज करके उस कोर्स में जाइए और उसका पूरा फायदा उठाइए। Thank you so much for watching this video and I'll see you in the next video. Thank you so much.